हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और एमपी पुलिस के लिए 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ जो कि सामान्य विज्ञान से होगी। तो दोस्तों, हमने इसका टारगेट रखा है 1 जनवरी। ठीक है दोस्तों, हमने टारगेट रखा है 1 जनवरी। यहाँ पर हम हर एक प्रश्न का डिटेल में उत्तर जानेंगे और ये हमारी क्लास तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जो कि हमने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है धाकर डिफेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? जो ओजोन परत होती है, जो वायुमंडल की ओजोन परत होती है, वो हमारी रक्षा किस किरणों से करती है या फिर किन किरणों से करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पैरा बैगनी किरणें। पैरा यानी कि पराबैंगनी किरणें, इनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। ठीक है दोस्तों, यूवी रेज जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ये त्रिस्तरीय होती हैं। तो जो पहली वाली होती हैं ये किरणें सबसे हानिकारक किरणें हैं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। जो डीएनए होता है हमारी बॉडी में, सेल का जो पार्ट होता है डीएनए, तो उसको ये नुकसान पहुंचा सकती है। इससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है, यानी कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। दूसरी प्रकार की जो किरणें हैं वो हैं यूवी बी। ये किरणें यूवी ए किरणों की तुलना में कम हानिकारक होती हैं। यह कुछ प्रकार के त्वचा कैंसरों और सनबर्न का कारण भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, त्वचा कैंसर और सनबर्न का कारण भी बन सकती हैं यूवी बी। यूवी सी, यह जीवन के सभी रूपों के लिए खतरनाक हैं। ये जीवन में हर एक जो स्टेज है उसके लिए खतरनाक हैं, रूपों के लिए खतरनाक हैं। हालांकि यूवीसी किरणों को ओजोन परत द्वारा फिल्टर किया जाता है। मतलब जो यूवीसी किरणें होती हैं वो ओजोन परत, जो वायुमंडल की ओजोन परत है, उसके द्वारा इसको फिल्टर कर दिया जाता है, जो कभी भी पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचती हैं। यानी कि ये जो यूवीसी किरणें हैं जो हैं, ये वायुमंडल से अपने पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। ये वायुमंडल की जो परत होती है ओजोन परत, इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बैकुरल। दोस्तों, हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और इन्हें रेडियो सक्रियता की घटना की इन्होंने खोज की। इनका पूरा नाम है एंटोनी हेनरी बैकुरल। यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1896 में यह खोज की थी। प्रकृति में कुछ तत्व या पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही आदर्श किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः ही आदर्श किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम देखेंगे। बाद में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने प्लूटोनियम, फ्रेंसियम और रेडियम में भी रेडियो सक्रियता की का पता लगाया। तो दोस्तों, जो पियरे क्यूरी थे और मैडम क्यूरी थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन दोनों ने मिलकर प्लूटोनियम, फ्रेंसियम और रेडियम, इन तीनों तत्वों में किसका पता लगाया? रेडियो सक्रियता का पता लगाया, रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को भौतिकी का नोबल पुरस्कार मिला।
दोस्तों इन दोनों को संयुक्त नोबेल मिला रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स का नोबेल। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा हकलाहट टाइप की हो जाती है, लेकिन उनको सही तरीके से पढ़ने पर सही आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भौतिकी बोलने में थोड़ा गलती हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? मतलब कि सबसे पहले डीएनए के बारे में, डीएनए की संरचना को किसने बताया? ए क्रिश्चियन बर्नार्ड, बी लुई पास्चर, सी वॉटसन क्रिक, डी कॉर्नबर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है दोस्तों, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय का पहला प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को अपन प्रत्यारोपण भी कह सकते हैं, इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, अगले साइंटिस्ट हैं लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। जो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है दोस्तों, लुई पास्चर ने एक चीज़ और की थी, दूध में इन्होंने किण्वन की प्रक्रिया को बताया था इन्हें किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कॉर्नबर्ग डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। कॉर्नबर्ग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए शरीर की अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए से पता लगाया जा सकता है कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या परिवर्तन हो रहे हैं और ये किस पीढ़ी से आ रहे हैं, ये डीएनए से पता लगाया जा सकता है। आप जानते होंगे डीएनए टेस्ट कराया जाता है, डीएनए टेस्ट के बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य की आँख की रेटिना पर रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो या तो वो वास्तविक या क्षैतिज होगा, या फिर वास्तविक उल्टा होगा, या वास्तविक और सीधा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, इस पर जो इमेज बनती है, उसे हम वास्तविक और उल्टा बोलते हैं। मतलब उस पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है दोस्तों, रेटिना प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। सिराओं की एक फिल्म होती है, क्या होती है? रेटिना प्रकाश, जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, जो मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है? रेटिना प्रकाश का होता है। ठीक है दोस्तों, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है, ठीक है दोस्तों, उसे रेटिना प्रकाश बोलते हैं। यह आपके सामने ह्यूमन आई है, मानव नेत्र। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों के वेग मापन का यंत्र है। बी ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन यंत्र है। ऑप्शन सी अमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। या ऑप्शन डी ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पीडोमीटर सही है, ऑडोमीटर सही है और ऑडियोमीटर भी सही है। ये तीनों के तीनों सही हैं। गलत इसमें है अमीटर। अमीटर जो होता है विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता है, यह होता है विद्युत धारा का मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों, अमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं है। किसी परिपथ, अमीटर असलियत में है क्या? किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। सिस्मोग्राफ भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ठीक है दोस्तों, सिस्मोग्राफ की खोज शायद टॉर्सेली ने की थी। अरस्तु के जो शिष्य थे टॉर्सेली, उन्होंने सिस्मोग्राफ की खोज की थी। आप एक बार देख लेना, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया।
लैक्टोमीटर, इससे दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। तो लैक्टोमीटर से हम क्या पता करते हैं? दूध की शुद्धता के बारे में पता करते हैं, प्योरिटी। ठीक है दोस्तों। अल्टीमीटर, इससे विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। इससे क्या किया जाता है? विमानों की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। बिस्कोमीटर, बिस्कोमीटर आप समझ रहे होंगे, बिस्कोसिटी से रिलेटेड होगा, यानी कि श्यानता। इस यंत्र से द्रवों की श्यानता नापी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश को दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है? प्रकाश को दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेव्स और कण दोनों ही माध्यम में ट्रेवल करता है। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ए है। हम ज़्यादा ऑप्शन की ओर नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका पहला आंसर है तरंग और कणों के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों। यह तरंग और गुणों और कणों के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों। यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो दोस्तों जो जड़ें होती हैं वो किस भाग से विकसित होती हैं? पौधे के किस भाग से विकसित होती हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों ए हो गया मूलांकर, या बी तना, या फिर सी प्रांकुर। प्रांकुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, रेडिकल वाले भाग से जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है दोस्तों। रेडिकल यानी कि मूलांकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितने भाग हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार लोग अभी भी गलत कराते हैं, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर होगा 1/6। तो इसका आंसर है डी, 1/6। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैरिएटिक सर्जरी मनुष्य के किस भाग में परिवर्तन करती है? तो दोस्तों बैरिएटिक सर्जरी होती क्या है और किस लिए की जाती है? तो दोस्तों यह आप इसमें देख रहे होंगे, ये मनुष्य बना हुआ है, दो इंसान बने हुए हैं। ये पहले मोटा था, फिर बाद में पतला हो गया, तो इसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया। ठीक है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन इसने करा लिया, इसे बोलते हैं बैरिएटिक सर्जरी। तो ये अपने शरीर के किस भाग की होती है? तो दोस्तों ये होती है पाचन तंत्र की। किस भाग की होती है? पाचन तंत्र की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले पाचन तंत्र के बारे में और भी चीज़ जान लेते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास और अन्य प्रकार के वजन घटाने की सर्जरी, जिसे सामूहिक रूप से बैरिएटिक सर्जरी के रूप से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा कई सारे लोग एकदम से पतले हो जाते हैं, बहुत से लोग वेट लॉस कर लेते हैं और बहुत से लोग बैरिएटिक सर्जरी करा लेते हैं। तो दोस्तों बैरिएटिक सर्जरी पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सर्जरी में पेट के करीब एक पाउच बनाया जाता है, इसे छोटी आंच से जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। पेट के करीब एक पाउच बनाया जाता है, जिसे क्या किया जाता है? छोटी आंच से जोड़ दिया जाता है। जो अपनी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपनी या हमारी या आपकी सबकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे जोड़ दिया जाता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और पाउच में जाता है। ठीक है दोस्तों। जब गैस्ट्रिक सर्जरी आप करा लेते हैं तो जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पाउच में जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता क्या है? एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता क्या है? तो दोस्तों इसकी श्यानता क्या होगी? ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी? तो दोस्तों इसकी श्यानता होगी शून्य। एक आदर्श तरल पदार्थ, एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता जो होगी वह कितनी होगी? शून्य होगी। जिसके कारण विस्कोसिटी है क्या? किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल, स्ट्रेस या अपरूपक प्रतिबल, शियर स्ट्रेस के कारण अपने को विकृत डिफॉर्म करने का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये अपने विकृत डिफॉर्म करने का विरोध करता है। सामान्य ताप
अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य ताप एवं एवं दाब पर किसी के एक मोल का आयतन कितना होता है? किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? तो दोस्तों गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार उस पदार्थ के एक परमाणु अणु के एएमयू के भार के की संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों एक मोल पदार्थ के का ग्राम में भार, जब एक मोल पदार्थ को हम नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, तो उस पदार्थ के एक परमाणु या अणु के एएमयू में भार की संख्या के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण ही यह दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यह घटना है, ये प्रकाश में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जोड़ी अदिश राशियों को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कौन सी राशि अदिश राशियों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दूरी और गति। ठीक है दोस्तों, जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, टी, बी और 3, यानी कि टी यानी कि त्वरण, बी को अपन 3 बार लिखेंगे, बल, बल, वेग, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, बाकी संवेग, वेग ये सब चीज़ इसी में आ जाएंगी। यह हमारी सदिश राशि की ट्रिक है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो वह कौन कौन सी हैं राशियाँ? चाल, दूरी और द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो दोस्तों स्टे सेफ, घर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो उन्हें बतला दें कि आप वाकई में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताएं खुद बनाते हैं और खुद ही मिटाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप अगर पढ़ाई करेंगे, तो बार बार किसी चीज़ को करना चाहेंगे, तो आप निश्चित ही उसमें सफलता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करना ना छोड़ें और कंटिन्यू पढ़ते रहें और मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, किसी दूसरे की बातों में आकर मोटिवेटेड ना रहें, खुद से मोटिवेटेड रहें। और अगर कोई आपको चुनौती देता है तो उसको स्वीकार करें और उसकी ओर अपने कदम बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है ढाका डिफेंस एग्ज़ाम। जो कोई भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आप हमें बताएं। अगर आपको पसंद आती है तो हम और भी वीडियो लेके आएंगे। यह मेरा तीसरा वीडियो है, मैं इसके बाद और ही वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।